कर रहे हैं DAP खाद। इसकी कीमतें बढ़ रही हैं और इसका बोझ जाहिर है भारत के किसानों पर पड़ रहा है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये DAP इतना जरूरी क्यों है, अचानक इतना महंगा क्यों हो गया और खेती पर इसका क्या असर दिख रहा है? बिल्कुल। और ये सिर्फ आप देखिए कीमत का ही सवाल नहीं है, ये हमारी खाद्य सुरक्षा से, हमारी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हम देखेंगे कि इसके पीछे के वैश्विक कारण क्या हैं और सरकार क्या कदम उठा रही है इस पर। चलिए तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत ही अहम उर्वरक है। इसमें करीब 18% नाइट्रोजन होती है और खासतौर पर 46% फास्फोरस। और यही फास्फोरस जो है वो फसल की जड़ों को मजबूत करने और जो शुरुआती बढ़त होती है ना पौधे की, उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब गेहूं, धान, सरसों, कपास, इन सब फसलों के लिए बुवाई के टाइम पे इसकी बहुत जरूरत पड़ती होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। और यूरिया के बाद अगर देखें तो भारत में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उर्वरक भी है। तो फिर ये कीमतों का क्या चक्कर है? पहले तो इतनी महंगी नहीं थी शायद। नहीं, आप देखिए 2020-21 तक तो माहौल ठीक था। 50 किलो DAP की बोरी करीब मान लीजिए 1100-1200 रुपए में आराम से मिल जाती थी। हाँ, मैंने भी यही सुना है। पर 2021 के बाद कहानी थोड़ी बदल गई। हाँ, कीमतें एकदम से बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम उछले तो भारत में भी इसका दाम मुझे याद है 1900 रुपए तक पहुंच गया था। बिल्कुल। सरकार ने फिर सब्सिडी बढ़ाई, दाम को 1350 रुपए पर रोकने की कोशिश की। पर असल में क्या हुआ, कई जगह किसानों को ब्लैक में, कालाबाजारी में 1700-1800 रुपए तक देने पड़े। ये सुनने में आया। ओह, तो मतलब कागज पर कीमत कुछ और असल में कुछ और। हाँ, कई जगह ऐसा हुआ। और देखिए 2025 में भी ये चुनौती अभी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर DAP की कीमत अभी $810 प्रति टन के आसपास है। मतलब आप सोचिए, रुपए में ये करीब 60,000 रुपए प्रति टन से भी ज्यादा हो गया। बाप रे, 60,000 रुपए प्रति टन। हाँ, तो अब इतनी महंगी खाद खरीदकर कंपनियों के लिए भी उसे 1350 रुपए प्रति बोरी पर बेचना बिना भारी सब्सिडी के मुमकिन नहीं है। तो ये इतना महंगा हुआ क्यों? क्या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार कह देना काफी है या कुछ और भी वजह है? कच्चा माल शायद? हाँ, बिल्कुल, कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण तो कच्चा माल ही है। DAP बनाने के लिए क्या चाहिए? फॉस्फेट रॉक, अमोनिया, सल्फर, फॉस्फोरिक एसिड, और इन सबकी वैश्विक कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। एक उदाहरण दूं तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो साल की शुरुआत में करीब $1055 प्रति टन था और सितंबर आते आते $1258 हो गया। अच्छा, तो जब कच्चा माल ही महंगा होगा तो खाद तो महंगी होगी। और दूसरा बड़ा कारण है हमारी आयात पर निर्भरता। ये बहुत अहम बात है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 55% DAP बाहर से मंगाता है। 55%? इतना ज्यादा? ये तो वाकई चिंता की बात है, इतनी निर्भरता। बिल्कुल, ये निर्भरता हमें कीमतों के उतार चढ़ाव के सामने ला खड़ा करती है। और फिर सप्लाई चेन की दिक्कतें भी तो थी। हाँ, वो लाल सागर वाला संकट, और चीन ने भी शायद एक्सपोर्ट रोक दिया था बीच में। एग्जैक्टली। लाल सागर संकट, चीन का निर्यात रोकना, इन सब से क्या हुआ, ढुलाई महंगी हो गई और खाद की उपलब्धता भी कम हो गई। और ऊपर से डॉलर के मुकाबले रुपया भी तो कमजोर हुआ है, उसका भी असर पड़ता होगा आयात पर। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। आयात महंगा हो जाता है। और फिर एक और पहलू है, सरकारी सब्सिडी का बढ़ता बोझ। हाँ, वो तो होगा ही। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत इतनी ज्यादा है और सरकार किसानों को सस्ता दे रही है तो बीज का पैसा तो सरकारी दे रही है ना। बिल्कुल। खरीफ 2025 के लिए ही सरकार हर टन DAP पर लगभग 27,800 रुपए की सब्सिडी दे रही है। यानी हर बोरी पर करीब 1400 रुपए का बोझ सरकार उठा रही है। तो इसका सीधा असर किसानों पर क्या पड़ रहा है? लागत बढ़ना तो एक बात हुई। हाँ, लागत बढ़ना सबसे पहला और सीधा असर है। खेती महंगी हो गई। और क्या हुआ? क्या खाद मिलने में भी दिक्कत आई? हाँ, कई जगहों पर DAP की किल्लत भी देखने को मिली। किसानों को घंटों लाइनों में लगना पड़ा। और सोचिए, बुआई का टाइम निकल जाए और खाद ना मिले तो पैदावार पर असर पड़ेगा सीधा। बिल्कुल। अगर सही टाइम पर सही मात्रा में DAP नहीं मिला तो फसल की जो शुरुआती बढ़त होती है वो रुक जाती है और इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। किसान को नुकसान। क्या किसानों ने कोई और विकल्प इस्तेमाल करने की कोशिश की, जैसे कोई दूसरी खाद? हाँ, कुछ किसानों ने किया। जहां DAP नहीं मिला या बहुत महंगा मिला वहां लोगों ने NPK मिश्रण का इस्तेमाल किया। जैसे एक आता है 12-32-16। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? इसमें देखिए, नाइट्रोजन 12% DAP से कम है, फॉस्फोरस 32% भी DAP 46% से कम है, लेकिन पोटैश 16% भी मिल जाता है। या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP, उसका भी इस्तेमाल बढ़ा। उसमें फॉस्फोरस के साथ सल्फर भी होता है। लेकिन क्या ये DAP का सही विकल्प है, मतलब पोषण या लागत के हिसाब से? देखिए, ये पूरी तरह DAP जैसे नहीं है। पोषक तत्वों का संतुलन अलग है, लागत भी अलग हो सकती है। ये एक तरह से मजबूरी का विकल्प ज्यादा था कई किसानों के लिए। तो अब सरकार क्या कर रही है इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए?
सिर्फ सब्सिडी बढ़ाना तो काफी नहीं लगता। नहीं, सिर्फ सब्सिडी से बात नहीं बनेगी, वो तो एक फौरी राहत है। सरकार ने खरीफ 2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक खादों पर करीब 70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है, ताकि किसानों को डीएपी 1350 रुपए प्रति बोरी पर मिलती रहे। 70,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी रकम है और सरकारी खजाने पर भारी बोझ भी है। इसके अलावा सरकार सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मोरक्को और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ लंबे समय के आयात समझौते किए हैं। साथ ही राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकें। और जैसा हमने बात की, वैकल्पिक खादों जैसे एसएसपी, एनपीके मिश्रण और जैविक खादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों के लिए भी शायद कुछ सुझाव हो सकते हैं। अपने लेवल पे वो क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो है मिट्टी की जांच। अपनी जमीन की जांच कराएं और जानें कि उसे वाकई कितनी खाद की जरूरत है। बेवजह ज्यादा खाद डालने से बचें। सही बात है, जरूरत के हिसाब से ही डालें। दूसरा, जैविक खादों का इस्तेमाल बढ़ाएं। गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, इनसे मिट्टी की सेहत भी सुधरती है। और फसल चक्र अपनाना भी एक अच्छा तरीका है। इससे मिट्टी में पोषक तत्व बने रहते हैं और रासायनिक खाद पर निर्भरता थोड़ी कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो डीएपी खाद की पूरी कहानी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उठापटक, हमारी आयात पर जो भारी निर्भरता है और सरकारी नीतियों के एक कह सकते हैं जटिल ताने बाने से जुड़ी हुई है, और असर सीधा हमारे किसान झेल रहे हैं। बिल्कुल, सरकार तात्कालिक राहत तो दे रही है सब्सिडी के जरिए, पर जो लंबे समय का समाधान है वो शायद घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने में है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। और साथ ही हमें खेती के टिकाऊ तरीकों को भी गंभीरता से अपनाना होगा, जैसे जैविक खेती है या उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल है। और यहाँ एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है, क्या भविष्य में हमारी खेती सिर्फ इन रासायनिक उर्वरकों के ही भरोसे चल सकती है, या हमें मिट्टी के स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी पारंपरिक समझ और आधुनिक विज्ञान का एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो और किसान की जेब के लिए भी। बिल्कुल, एक जरूरी सवाल है जिस पे हमें सोचना होगा। काम कर रहा हो तो मेरे पर नहीं है, मैंने शहर से कोई